हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 12 अक्टूबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अर्थव्यवस्था जो हमारे सिलेबस में है, पीसीएस के सिलेबस में आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ जो खंड है उसमें जिसे हम इंडियन इकोनॉमी या अर्थशास्त्र या आर्थिक विकास के नाम से जानते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अब तक आए हुए पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा यानी लोक प्रदेश सेवा आयोग में की प्रारंभिक परीक्षा में हम सारे सवालों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे एक आइडिया मिलता है कि हमें किस तरीके के अपने कंटेंट को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हम जो सवाल पूछे गए उन सवालों को हम किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। और ये हमारे विगत 2024 जो इससे पहले पेपर हुआ है उसी के सारे ये क्वेश्चन हैं, तो इनको हम एक एक सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दिया गया है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को कालक्रमानुसार। ये पीसीएस या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फेवरेट सवाल है कि कई सारी योजनाओं को दे देगा, उनको आपको सीरियल में सजाना रहता है कि कौन सा किसके बाद की योजना है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि सेट करते हैं कि कौन सी योजना कब किसके बाद आई है। तो देख रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2014 में आया। किस वर्ष आया? 2014 में आया। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 में आया। 2015 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो आया ये 2016 में आया। और प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना ये 2017 में आया। अब इसको आप सेट कर सकते हैं, यानी कि एक क्रम में ही दिया है 1 2 3 4 कि सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन आया। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे किस विकल्प में सीरियल से। देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसमें दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 क्या है, ये क्रम में है। तो यानी कि हमारे इस सवाल का जवाब क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे कि देखते हैं कि विगत जो इससे पहले की प्रारंभिक परीक्षा हुई 2024 में, उसमें दूसरा सवाल किस तरीके से पूछा गया। इसमें भी देखिए हमने बताया ना कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में कालक्रमानुसार सेट करने के लिए और योजना उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है अभी तक के प्रीवियस ईयर के कालखंडों में। देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो आपको ये चीज़ जानना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो योजना आई वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इनको हम पहले ये जानते हैं कि ये किस वर्ष आई, तो ये आया 2000 में आया। कितने वर्ष में आया? ये 2000 में आया। उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो आया ये आया 1995 में। किस ईयर आया? 1995 में आया। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये आया हमारा 1993 में आया। कब आया? 1993 में आया। उसके बाद वाल्मीकि अंबेडकर योजना जो आई वो किस वर्ष आया? वाल्मीकि अंबेडकर योजना वो आई आपका, वाल्मीकि अंबेडकर योजना वो आया आपका 2001 में आया। कितने में आया? 2001 में आया। यानी कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्रामोदय योजना जो आया वो 2000 में आया। फिर से एक बार देख लें। उसके बाद जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आया ये 1995 में आया। कब आया? 1995। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ये आया 1993 में। तो इस तरीके से देखिए सबसे पहले जो योजना आई वो आया प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो जिसमें तीसरा विकल्प होगा, दिए गए विकल्पों में से तीसरा विकल्प जिसमें होगा पहले, उसके बाद दूसरा, फिर पहला और फिर चौथा, तो वो विकल्प हमारा क्या होगा? वही विकल्प हमारा सही होगा। तो तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का जवाब क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं। अगला सवाल जो है वो है, आपसे पूछा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको क्या करना है? मिलाना है।
तो प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण योजना है, ये योजना कब आई थी? ये योजना आया था नवंबर 2016 में आया। कब आया? नवंबर 2016 में आया। उसके बाद जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन ये आया हमारा अगस्त 2019 में आया। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण आया, ये आया अक्टूबर 2014 में महात्मा गांधी की जयंती पर। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की बात की गई थी, वो आया था मई 2016 में स्टार्ट हुआ। तो यानी कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ए का जो है, ए का कौन सा, ए का फोर्थ वाला सही है, तो ए का फोर्थ वाला देखिए बी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट, एक इंफॉर्मेशन से आप कई सारे ऑप्शनों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो आया कब? वो आया नवंबर 2016 में। तो इस तरीके से ए का 4 वाला जो है वो विकल्प हमें सही दिखाई दे रहा है। और बाकी किसी में ए में दूसरा है, किसी में ए में पहला दिखाई दे रहा है, ए में तीसरा दिखाई दे रहा है। इसलिए अन्य विकल्प क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे, अन्य विकल्प हम कट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो भी हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और जो हिताधिकारी होते हैं या लाभार्थी होते हैं उनका योगदान कितना होता है, या वो जो भी योजनाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं या मिल रहा है उनमें उनको कितना शेयरधारिता देनी पड़ती है। तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में उनको क्या करना रहता है, 55 से 200 रुपये प्रति माह उनको क्या करना रहता है, जमा करवाना रहता है। क्या करना रहता है, जमा करवाना रहता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में उनको प्रति वर्ष 436 रुपये देना पड़ता है। अटल पेंशन योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उनको 20 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ता है। और अटल पेंशन योजना में वो लाभार्थियों की इच्छा अनुसार है वो कितना रुपये देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं कि यानी कि पहला जो है ए का दूसरा, तो ए का दूसरा जिसमें होगा वही विकल्प हमारे लिए क्या होगा, वही विकल्प हमारा सही होगा। अब देखिए इसमें ए का दूसरा 2 विकल्पों में है, यानी कि अन्य जो 2 विकल्प है उनको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यानी कि ना तो हमारा आंसर सी होगा और ना तो डी होगा। अब हम इनमें खोजेंगे कि और सटीक आंसर हमारा कौन सा हो सकता है। तो दूसरा जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें जो प्रतिवर्ष पैसा आपको देना पड़ता है वो 436 रुपये देना पड़ता है, यानी कि बी का तीसरा। तो अब देखिए ए का दूसरा और बी का तीसरा ये केवल हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा सही विकल्प क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल अब इसमें दे रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं में कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। अभी तक आप देखें कि जितने सवाल देख रहे हैं उनमें ज़्यादातर सवाल कालक्रमानुसार क्रम में ही सेट करने के लिए हमसे पूछा जा रहा है। अब इसमें जो है योजनाओं को आपको बताना कौन सी योजनाएं कब कब आई। तो जो समन्वित आपकी योजना है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ये योजना आई थी 1980 में आई थी। कब आई थी, 1980 में। यानी नई पुरानी दोनों योजनाएं पूछी जा रही, ये भी आपको जानना। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ये आया था 1999 में आया था। कब आया था, 1999 में। उसके बाद अगला जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये कब आया, ये 2009 में आया। कब आया, 2009 में आया। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये सभी को पता है, जिसके तहत सभी लोगों के लिए खाते खोले गए थे जिन व्यक्तियों के नाम खाते नहीं थे। तो ये 2014 में आया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है, इसमें सीरियल से सारी चीज़ें सेट हैं।
कि कौन किसके बाद घटना हुई है। तो सबसे पहले आया 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास योजना। इस तरीके से दिए गए विकल्पों में हमें पहला विकल्प दिखाई दे रहा है कि ये सीरियल से है। ये 1980 में ये जो आपका दूसरी योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपका 1999 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये 2009 में आता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आपका 2014 में आता है। आगे हम देखते हैं अगला सवाल जो पूछा गया है वो थोड़ा सा व्यवहारिक सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है। तो आर्थिक समृद्धि एक शब्द होता है, आर्थिक विकास एक होता है आर्थिक समृद्धि। ये चीज़ आपको जानना है कि आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक समृद्धि वो होता है जब किसी व्यक्ति के पास केवल पैसे से वो व्यक्ति अमीर हो जाए, बाकी उसके पास ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना अच्छा मतलब पहनावा ओढ़ावा है, ना वो समाज में कैसे बोलना उसको ये पता है। बाकी जो भी एक्टिविटी है केवल पैसे से मतलब वो अमीर है, बाकी और किसी भी मामले में वो अमीर नहीं है। चाहे उसके व्यवहार की बात करें, चाहे वो शिक्षा की, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे किसी भी प्रकार से। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं आर्थिक समृद्धि, जिनके पास से पैसा है। आर्थिक विकास वो है कि जब किसी व्यक्ति का पैसे के साथ साथ उसकी सारी जो गुणवत्ता है उस व्यक्ति के अंदर A1 क्लास का है, तो ये कहा जाएगा उस व्यक्ति के अंदर क्या हुआ है, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ विकास हुआ है। तो ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ये बात एकदम सही है कि अल्प विकसित का मतलब क्या है कि विकास की श्रेणी में 3 तरीके के देशों को रखा गया। एक विकसित देश, एक अल्प विकसित या उसी को विकासशील देश की श्रेणी में कहते हैं, और एक अल्प विकासशील देश की श्रेणी बनाई गई है। अब देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित यानी विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन ए इज क्या है, राइट है। उसके बाद दूसरा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, एकदम राइट है। यानी हमने बताया कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने ना तो पूंजीवाद ना तो समाजवाद, भारत ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाया जो जिसमें दोनों गुण पाए जाते थे, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। J.M. कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो ये वाला विकल्प आपको क्या करता है, गलत काटना है, क्योंकि J.M. कीन्स अर्थशास्त्र के जनक नहीं है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, जो आपको जानना है। तो इस तरीके से पहला और दूसरा विकल्प जिसमें होगा वही आंसर हमारा क्या होगा, वही आंसर हमारा सही है। तो उसमें देखते हैं कि केवल 3 सही है, तो ये तो एकदम गलत है। केवल 1 सही है, ये भी गलत हो जाता है। केवल 2 3 सही है, ये भी गलत हो जाता है। आपको एक इन्फॉर्मेशन से भी आपको सवाल ज़्यादातर आप सवाल के नज़दीक पहुंच जाते हैं। जैसे हर एक कंपटीटर को ये पता रहता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो वो है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ का देखिए 2 विकल्पों में दिया, एक विकल्प बी में दिया है, एक डी में दिया है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन को हम पहले ही कट कर सकते हैं। अब रहा सी और ए में, तो हम देख रहे हैं भारत जो कि एक क्या है, अल्प विकसित यानी एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है, इसलिए हमारा विकल्प क्या है, हमारा विकल्प ए वाला सही हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखते हैं अभिकथन ए, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये चीज़ आपको जानना है कि जो विकास का जीवन स्तर है वो कल्याण और वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये सवाल जो है ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। ये भी हमने बताया कि केवल लोगों के पास आय बढ़ रही है, इससे विकास नहीं। आय के साथ साथ आपकी शिक्षा की गुणवत्ता, आपके स्वास्थ्य की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तब ये माना जाता है कि आपका विकास है। तो ये भी विकल्प हमारा क्या है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से विकास की पर्याप्त मात्रा को नहीं। तो इसलिए पहला भी विकल्प सही, दूसरा भी सही है। और कह रहा है कि इसमें ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ए गलत है, आर सही है, किंतु ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। तो हमने बताया कि क्या है,
व्याख्या, ये दोनों सही भी हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। आप जवाब मांगिए, अभिकथन को या तो क्योंकि से आप जवाब कीजिए या तो कारण को आप इसलिए से जवाब मांगिए, दोनों एक दूसरे का तर्क पे बैठ रहे हैं, तो कहने का मतलब सही है। अब देखिए हम करते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, इसलिए विकास को जीवन स्तर और कल्याण के वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जीवन का कल्याण कैसे होगा, इस चीज़ को विकास से मापा जाता है, इसलिए केवल प्रति व्यक्ति आय वृद्धि का पर्याप्त माप नहीं है। इसलिए इसका देखिए सही विकल्प क्या होगा, ए आर दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। अब चलते हैं अगला सवाल हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल हमारा जो है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम विनिमय दर कहते हैं। ये एकदम बात सही है कि जो हमारे राष्ट्रीय मुद्रा होती है, जो हमारे यहाँ आप देखते हैं 500, उसके बाद 100, 200 के जो नोट चल रहे हैं, वो राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम विनिमय दर कहते हैं। आप देखते हैं हमारे देश की जो मुद्रा है वो वैश्विक स्तर की जो विदेशी मुद्रा है उनकी मांग और आपूर्ति कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भारत की मुद्रा क्या कर रही है, नीचे गिर रही है कि या उस मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सारी चीज़। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नम विनिमय दर कहते हैं। कारण में क्या कर रहा है, विदेशी मुद्रा की मांग आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती, ये जरूरी नहीं। हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा की मांग हमारे यहाँ देश के विकास के ऊपर डिपेंड करता है कि वैश्विक लोग कितना हमारे यहाँ आ रहे हैं, इसके लिए केंद्रीय बैंक की भूमिका इसमें होती है, लेकिन नाम मात्र की होती है, तो के द्वारा निर्धारित होती है, ये जरूरी नहीं है। तो हमारा जो अभिकथन ए वाला है ये सही है, जबकि कारण हमारा सीधे सीधे क्या है, गलत है। तो इसमें दिए गए विकल्पों में क्या है कि हम देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही बैठता है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, यही हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं में से किन्हें या भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम है। अब देखिए ये सवाल को वही बच्चा कर सकता है जो वित्तीय समावेशन को समझता है। आइए पहले वित्तीय समावेशन को हम समझ लेते हैं। वित्तीय समावेशन का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति बैंकिंग की सेवाओं से किस प्रकार या कितने रूपों में जुड़ा हुआ है, वही सारी चीज़ों को हम वित्तीय समावेशन के रूप में कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति पैसा जमा करता है बैंक में, पैसा निकाल रहा है, खाता खुलवा रहा है, बचत खाता, जनधन खाता, एफडी करवा रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वित्तीय समावेशन में। कोई व्यक्ति ऑनलाइन तरीके से पैसा भेज रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सारी संरचनाएं जो है वो बैंकिंग गतिविधियों से हमको जोड़ के रखती है, तो उसी को हम एक सरल भाषा में कहते हैं कि वित्तीय समावेशन। अब जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, तो राष्ट्रीयकरण से पूर्व जो कुछ बैंक निजी बैंक होते थे उनमें कुछ खास व्यक्ति ही खाता खुलवा सकते थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद यह सुविधाएं सभी लोगों को मिलने लगी, तो ये हमारे वित्तीय समावेशन का हिस्सा होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया जाएगा, इससे और लोग बैंकिंग सेवा से जुड़ पाएंगे, ये भी विकल्प सही। और बैंक शाखाओं के द्वारा अगर गांव को गोद लिया जाएगा, गोद लेने का तात्पर्य ये है कि बैंक वाले चेक करते हैं कि किन किन व्यक्तियों के पास खाता नहीं है, उनको भी बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसमें दिए गए विकल्पों में यानी कि वित्तीय समावेशन से तीनों चीज़ें डायरेक्ट मैच कर रही, 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये चीज़ आपको जानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का है, लेकिन हम इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI जो रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो प्रकाशित या तैयार कौन करता है, तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है वो IMF नहीं तैयार करता। दूसरा, ऑक्सफोर्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से भी इसका कोई संबंध नहीं। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल
UNOPHI के द्वारा ही ये पहल या रिपोर्ट तैयार की जाती है और प्रकाशित भी की जाती है, ये चीज़ भी जानना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसको तैयार करने में, प्रकाशित करने में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसके सही विकल्प होंगे, यानी तीसरा और चौथा दोनों सही हैं, जो हमारे विकल्प डी में दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इसमें भी अभिकथन ए और कारण से आपको क्या करना है, सवाल पूछे तो मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, एकदम सही है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है, ये भी सही, यानी ए आर दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ए आर दोनों सही है और जल्दबाजी में किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आप नहीं देखना भूल जाएंगे, जिससे हमारा सवाल आता हुआ भी सवाल क्या हो जाता है, सही होने के बजाय गलत हो जाता है। तो ये वाला जो विकल्प है आप देखिए कि सी में दे रखा है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर विकल्प को देखिए, तब टिक करके आपको सही जवाब देना है। आगे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार जो है, ये चीज़ भी आपको जानना है कि जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा विकल्प सही है, ये चीज़ आपको जानना है। तो इसमें कह रहा है यह दोहा विकास एजेंडा और त्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, तो ये भी सही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विकास भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों का विनियमन यानी कि रेगुलेट कौन करता है, तो DPIIT जो हमारे यहाँ एक विभाग है उसके द्वारा हमारे यहाँ क्या किया जाता है, हमारे यहाँ जो बौद्धिक संपदा अधिकारों को रेगुलेट करने का काम किया जाता है। तो यानी कि पहला विकल्प भी सही है और दूसरा विकल्प भी सही है, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ये चीज़ आपको जानना है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला है कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं और उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक को आपको क्या करना है, मैच करना है। तो आप देखिए मिंडल ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है इकोनॉमी थ्योरी एंड अनडेवलप्ड रीजन, जो हमारा सीधे सीधे पहले ही विकल्प में दिखाई। इस मैन के द्वारा द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट लिखी गई। काल्डर के द्वारा जो लिखी गई स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये लिखी गई। एडम स्मिथ के द्वारा जो लिखी गई द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि ए का पहला, उसके बाद बी का दूसरा, सी का तीसरा, यानी ऑप्शन ए में हमारे सही विकल्प दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपको जानना है। अगला फिर हम देखते हैं कि UPPCS 2024 और 21 का ये हमारा पार्ट 1 होगा। बाकी हम सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, ये चीज़ भी आपको जानना है। मानव विकास सूचकांक जो अभी आपने देखा कि किसके द्वारा, UNDP के द्वारा, उसके बाद ऑक्सफोर्ड गरीबी के द्वारा जो एक संयुक्त रूप से ये सूचकांक जारी किया जाता है, उसमें संकेतकों के बारे में पूछ लिया। देखिए ये भी पूछ लिया कि कौन रिपोर्ट तैयार करता, प्रकाशित करता है, और उन सूचकांक में क्या क्या संकेतक हैं, इंडिकेटर हैं, उनके ऊपर भी सवाल पूछा। तो इसमें आय स्तर का भी पता लगाया जाता है, ये भी सही है। शिक्षा क्या है, कैसी है आपके जीवन में, जो मानव विकास के लिए ज़रूरी है, वो भी देखा जाता है। और उसके बाद पर्यावरण की स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं है, और संभावित जीवन अवधि या आयु यानी जीवन प्रत्याशा को भी देखा जाता है कि आपके जीवन की अवधि क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि 1, 2, 4 जो विकल्प सी में दिया गया है इसका राइट आंसर होगा, ये चीज़ जानना है। आगे के सवालों में हम देखते हैं, इसमें दिया है कि अब आपको कूट में इसको बताना है कि मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है। उसके बाद विश्व आर्थिक जो मंच है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है। उसके बाद विश्व निवेश रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वो UNDP के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम के द्वारा, यानी ए का तीसरा किस में दिखाई दे रहा, तो देखिए ए का तीसरा ए और बी दोनों में दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से ये कंफर्म हो गया कि हमारा सी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में खोजने का, अब विश्व आर्थिक जो दृष्टिकोण है ये किसके द्वारा, ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। जबकि मानव विकास रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है वो UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट, जिसे अंकटाड के नाम से जानते हैं, यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये इसके द्वारा तैयार किया जाता है। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। तो इस तरीके से ए वाला विकल्प हमारा क्या करता है, ए वाला विकल्प हमारा सही दिखाई देता है, यानी मानव विकास जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। आगे हमारा सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 आया था उसमें क्या क्या चीज़ें समाहित थी, ये चीज़ पूछ रहा। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और 50% शहरी जनसंख्या को विस्तारित करेगा, ये भी सही है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए और पहला और दूसरा सही है। जबकि यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था, तो ये योजना 2013 में आई थी। कब आई थी, 2013 में। तो इस तरीके से विकल्प तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत होने से देखिए ये भी आंसर कट जाएगा, ये भी आंसर कट जाएगा, ये भी आंसर, यानी एक इन्फॉर्मेशन के जानकारी होने से हमारे सही विकल्प का पता चल जाता है कि पहला दूसरा ही सही है। ये चीज़ आपको जानना है। तो इस तरीके से विगत 2024 के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2024 में आए हुए प्रश्नों को हमने देखा, तो इसमें टोटल 16 सवाल पूछे गए थे। कितने, 16 सवाल पूछे गए थे। जो भी ये सारे सवालों को हमने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन ज़रूर समझ में आएगा, और इसको आप अगर देखते रहेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि हमें अपने परीक्षा को किस तरीके से और सारी चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से अपने मैटर और कंटेंट को हमें उपयोग करना है। क्योंकि पढ़ने के लिए कि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं परीक्षा के समय पे, क्या चीज़ें हमें अनावश्यक चीज़ें जो हमको नहीं पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमको बताता है। तो इस तरीके से हम सारे कालखंडों को देखेंगे। इकोनॉमिक्स के कंप्लीट होने के बाद आपका हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपका हम कवर करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा को एक नई दिशा मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।